हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम सजीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो इसमें आपको जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, उसमें आपको आपके जो है मोनेरा जगत, इसके बाद आपका प्रोटिस्टा जगत और आपका जो है कवक जगत आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि आपका जो थ्योरी वाला सेशन है, उसमें हमने कोशिका में भी आपकी जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आदि चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद आपका जो ऊतक होता है, ऊतक में भी आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक का वर्गीकरण पढ़ा दिया है। ठीक है, आज के सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है आपका विषाणु। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, और ये विषाणु हो गया, इसके बाद आपका जो जीवाणु हो गया, इसके बाद आपका कवक हो गया। तो आपके जो है यहाँ से रोगों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी फैक्ट के रूप में कि विषाणु की खोज किसने की, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, इनके प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के सेशन में हम विषाणु को देखने वाले हैं, और विषाणु के बारे में विस्तृत चर्चा आपके साथ में करेंगे। बस आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 16 रहेगी। अभी तक हमने मेंस एग्जाम्स के लिए जो साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो इसकी एक क्लास नंबर 16 है। ठीक है, इससे पहले हमारी 15 क्लासेस हो गई हैं, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं विषाणु अर्थात वायरस क्या होते हैं। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे? विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी कहा जाता है। जिस तरीके से हर चीज़ का अपना एक अध्ययन की शाखा होती है, उसी तरीके से जो आपके विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, इनके अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। तो आपको जितने भी यहाँ पर चैप्टर कराते हैं, जैसे ऊतक करवाया, ठीक है, तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका करवाया, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। जीवाणु अर्थात बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। उसी तरीके से विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे? वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपके जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी, तो यहाँ पर जो आपका है विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने सबसे पहले। ठीक है, कब की थी? तो सन 1892 में की थी। और हमें यहीं से पढ़ना होता है, क्योंकि आपका जो विषाणु का इतिहास होता है, इससे पहले भी आपके विषाणु की खोज हो चुकी थी। ठीक है, उनका नाम भी दे दिया गया था। लेकिन जो हमें पढ़ना है डायरेक्टली, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोव्स्की ने कब की थी? सन 1892 में की थी। अब इन्होंने जो खोज की, तो किसी ना किसी चीज़ में, जिस तरीके से आपके जीवाणु को जो है किस में देखा गया था, तो कार्क वाले एक पतली काठ होती थी। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है विषाणु है, तो विषाणु को सबसे पहले जो इवानोव्स्की ने खोजा, तो कहाँ पर खोजा था? देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो तंबाकू का पौधा होता है, उसकी पर्ण अर्थात पत्तियों में मोजेक का मतलब होता है घुमाव के कारण जो है पत्तियों से निकलने वाले दूषित रस में कुछ आकोशिकीय संरचनाएं देखीं, जो तंबाकू की पत्तियों को संक्रमित कर रही थीं। इसे ही इन्होंने विषाणु नाम दे दिया, जिसका नाम TMV विषाणु है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो आपको 1 मिनट हम समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक क्या देखा? तंबाकू का पौधा और उसकी पत्तियां देखी। ठीक है, तो इन पत्तियों में इन्होंने क्या देखा कि बहुत घुमाव था। क्या था? घुमाव था। ठीक है, तो उससे जो है इससे एक प्रकार का रस निकल रहा था, और ये रस कैसा था? दूषित था। कैसा था? दूषित था। ये रस जो था वो दूषित था, और इसमें किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं थी, मतलब ये आकोशिकीय था। तो इन्होंने इन पत्तियों से जो दूषित रस निकल रहा है, इसी रस को इन्होंने नाम दे दिया विषाणु। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो दूषित रस है, इसका कारण विषाणु है, और इसका नाम जो है विषाणु का, वो इन्होंने TMV रखा था। TMV का फुल फॉर्म होता है टैबैको मोजेक वायरस, और मोजेक का मतलब ही होता है आपका घुमाव के कारण। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद सन 1898 में एक बिजरेक करके आए। इन्होंने तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाले रस को असंक्रमित पत्तियों में लगाया। अब इन्होंने खोज तो हो चुकी है आपके विषाणु की। ठीक है, और इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से ये विषाणु का जो है खोज इन्होंने करी। इसके बाद आपके जो बीजरेक या कहीं कहीं बजरनेक लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो इन्होंने क्या किया?
कि इन्होंने एक संक्रमित तंबाकू की पत्ती ली, मतलब एक संक्रमित पौधा लिया और एक असंक्रमित पौधा लिया, और इन्होंने जो संक्रमित पौधा है इससे जो रस निकल रहा है इस रस को इस असंक्रमित पौधे से मिलाया तो वो भी संक्रमित हो गया, और इसी को इन्होंने जीवित तरल संक्रामक कहा। मतलब जो संक्रामक पदार्थ है वो एक जीवित और जो असंक्रामक है उसको भी संक्रमित कर दे रहा है, तो इसी को इन्होंने जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विषाणु विज्ञान में जीवित तरल संक्रामक की अवधारणा किसने दी है, तो वो आपके विजरिक ने सन 1898 में दी, और किस प्रकार से बताया कि जो संक्रमित तंबाकू की पत्तियां हैं इससे निकलने वाले रस को असंक्रमित पत्तियों में लगाएं तो वो भी संक्रमित हो जाती हैं। मतलब इन्होंने बताया कि वायरस जो है वो फैलता है। नेक्स्ट इसके बाद स्टेनले आए। स्टेनले ने सन 1935 में, कब 1935 आपको याद रखना है, इन्होंने TMV जो वायरस है टैबेको मोज़ेक वायरस, इसको सर्वप्रथम छोटे छोटे इन्होंने रवे बनाए थे। तो कहेंगे कि विषाणु के सबसे पहले छोटे छोटे रवे के रूप में किसने बताया, या विषाणु जो है वो छोटे छोटे रवों से मिलकर बने होते हैं, ये संकल्पना किसने दी, तो स्टेनले ने दी है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके इतिहास के बारे में याद रखनी है। अब हम देखेंगे विषाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस, किस प्रकार से विषाणु बने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आपका संपूर्ण विषाणु निर्मित होता है। अब इसको थोड़ा सा हम डीप में जा कर के पढ़ेंगे तो हर एक फैक्ट आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन में एक तो आपका न्यूक्लिक अम्ल है और एक है प्रोटीन। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन। अब आपको पता होगा कि न्यूक्लिक अम्ल आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका DNA होता है जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और एक आपका RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपके जो विषाणु होते हैं वो इसी से मिलकर के बने होते हैं, या तो DNA होगा या RNA होगा और प्रोटीन होगा, ठीक है। तो आपकी ऐसी संरचना जो आपके DNA प्लस प्रोटीन से बनी हो या फिर आपके RNA प्लस प्रोटीन से बनी हो, वह संरचना आपकी क्या कहलाती है, विषाणु कहलाती है। तो आपका जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें कि विषाणु का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, या विषाणु की जो संरचना है वो किससे निर्मित होती है, तो आपके न्यूक्लिक अम्ल और आपके प्रोटीन से। अब यहाँ पर आपको बता दें कि विषाणु की संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि आपका जो विषाणु है वो DNA RNA अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से तो बना है, लेकिन इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है DNA और RNA एक भीतरी आवरण होता है, ठीक है। RNA और DNA आपका भीतर होता है, जबकि बाह्य रूप से जो सुरक्षा प्रदान करता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो याद रखेंगे कि विषाणु की संरचना में प्रोटीन बाह्य आवरण बनाता है, जबकि अंदर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब देखिए विषाणु का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना है, जबकि अंदर न्यूक्लिक अम्ल DNA होगा या RNA होगा। अब विषाणु के अंदर दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा कभी नहीं होगा कि DNA और RNA एक साथ विषाणु के अंदर हैं और बाहर आपकी जो है प्रोटीन की सतह है, ये कभी नहीं होता। या तो केवल DNA न्यूक्लिक अम्ल होगा और बाहर प्रोटीन होगा, या फिर केवल अंदर RNA न्यूक्लिक अम्ल होगा और बाहर प्रोटीन का आवरण होगा, ठीक है। अब देखिए आपने इस तरीके से आपके जो है विषाणु का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से आपकी बहुत सारी ये छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित आपका जो है विषाणु बना हुआ होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोटीन का बाह्य आवरण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक एक यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनसे छोटे छोटे कणों से मिलकर ही आपका पूरा विषाणु बनता है। तो यही हमें देखना है कि प्रोटीन का जो बाह्य आवरण है उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कैप्सिड। और ये संपूर्ण आवरण एक छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना है, तो इस एक छोटी इकाई को कहेंगे कैप्सोमियर। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। तो प्रोटीन का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है, और प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से बना है, और इन्हीं इकाइयों को एक इकाई को क्या कहेंगे, कैप्सोमियर। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि जो आपका टैबेको मोज़ेक वायरस है इसमें विषाणु की खोज की गई, तो ये भी आपका जो है प्रोटीन और किससे बना होगा, न्यूक्लिक अम्लों से।
और प्रोटीन में भी क्या होगा, प्रोटीन का वह आवरण जो है वो कैप्सिड कहलाएगा। और कैप्सिड कितनी यहाँ पर पूछ लेता है, कितने छोटे छोटे इकाइयों से बना है जिन्हें कैप्सुमियर कहेंगे, तो 21-30 कैप्सिड इकाइयों से मिलकर बना है जो कैप्सुमियर्स कहलाती हैं। अब देखिए, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल संक्रमण करता है। देखो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो प्रोटीन का आपके जो विषाणु है इसका स्ट्रक्चर किससे बना है, प्रोटीन से और आपके न्यूक्लिक अम्ल से। तो यहाँ पर पूछ लेगा कि जो संक्रमण है, मतलब जो विषाणु संक्रमित करते हैं दूसरी चीज़ों को, उसका कारण क्या होता है, क्या प्रोटीन संक्रमित करता है चीज़ों को या फिर आपका न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है जो अंदर पाया जाता है, ये आपके चीज़ों को संक्रमित करता है और ये संक्रमण ना करे, इसी के लिए आपका जो है ऊपर जो है प्रोटीन का आवरण बनाया हुआ जाता है, ठीक है, मतलब होता है। तो विषाणु जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने हैं। इसमें न्यूक्लिक अम्ल संक्रमण करता है और प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल की सुरक्षा करता है। तो ये तो हुआ प्रोटीन का कार्य। प्रोटीन का कार्य क्या हो गया आपके विषाणु में, न्यूक्लिक अम्लों की सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। अब विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो ये भी आपको बता दें। मान के चलिए एक मतलब सजीव है, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, तो यदि विषाणु व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट कर गया है तो वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा और विभिन्न सारे मतलब जो है आपके विषाणुओं को जन्म देगा, ठीक है। लेकिन यदि ये विषाणु बाहर पड़ा हुआ है तो ये विषाणु वृद्धि नहीं करता, जिस अवस्था में पड़ा है उसी अवस्था में पड़ा रहेगा। तो यदि व्यक्ति के अंदर जाता है तो इसको एक कोशिका की ज़रूरत होती है। इसको यदि कोशिका मिल जाती है तो ये ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। और यदि कोशिका नहीं मिलती तो निर्जीव की भांति बाहर पड़ा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर इसी कारण से विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि विषाणु बाहर निर्जीव के रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको शरीर के अंदर कोशिकाएं मिलती हैं तो ये वृद्धि करने लगते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे। इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए है। तो सजीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, जैसे आपसे कहें कि जो एक मानव है या एक मनुष्य है तो इसमें आपसे कहेंगे कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है जैसे डीएनए हो गया जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को हस्तांतरित करते हैं, और आरएनए हो गया। तो अब आप कहेंगे कि क्या आपका जो है आरएनए और डीएनए दोनों ही आपके जो गुण हैं उनको दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, तो नहीं। इसमें केवल जो आनुवंशिक पदार्थ हैं, सजीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता सजीवों में, ठीक है। लेकिन आपको बता दें इसका अपवाद होता है आपका विषाणु में आपका डीएनए भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और आरएनए भी आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। सजीवों में डीएनए द्विकुंडलित होता है, आपने देखा होगा। इस तरीके से आपके डीएनए की जो है संरचना होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो सजीव है या एक मनुष्य ही ले लें तो इसमें जो डीएनए है वो कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, द्विरज्जुकी होता है, और आरएनए एकल कुंडलित होता है, ठीक। अब जो विषाणु होते हैं उसमें आपका जो है डीएनए द्विकुंडलित भी होगा और एकल कुंडलित यानी एक रज्जुकी भी होगा, और आपका आरएनए एक रज्जुकी भी होगा और डबल रज्जुकी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके विषाणु में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देख लें यहाँ पर कि आपका जो विषाणु है उसमें डीएनए द्विकुंडलित भी है और एकल भी होगा, और किसी किसी विषाणु में आपका जो आरएनए है वो एकल कुंडलित और द्विकुंडलित दोनों रूप में भी हो सकता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी द्विकुंडलित या एक कुंडलित डीएनए है या आरएनए है तो इसमें सबसे जो है स्थायी कौन सा होता है, तो वो डीएनए होता है जो द्विकुंडलित डीएनए है। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, मान के चलिए एक आपके पास में डबल लकड़ी का टुकड़ा है और एक केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है, और आपसे कह दें कि इसको तोड़ना है तो आपको तोड़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी इसको, लेकिन इसको आप नहीं तोड़ पाएंगे या फिर देरी से तोड़ पाएंगे। तो स्थायी कौन हुआ आपका, द्विकुंडलित डीएनए, ठीक है। इसी कारण जो है आपका जो द्विकुंडलित डीएनए है जिस विषाणु में होगा वो ज़्यादा स्थायी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बदलाव सबसे जल्दी किस में हो सकता है, तो वो आपका आरएनए होगा, मतलब क्योंकि इसमें जो है जल्दी से इसको हम जो सिंगल है उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो द्विकुंडलित आरएनए जिस विषाणु में होगा वे जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। अब एक होता है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, जिसकी खोज टवारटव डी हेरल ने की थी। ये जीवाणु भोजी का मतलब जो भोजन के रूप में जीवाणु को खा जाते हैं। तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं वो आपके जीवाणु भोजी कहलाते हैं।
अब आपको बताया कि जो डबल कुंडलित आपका डीएनए होगा, एकल कुंडलित डीएनए होगा, तो इसमें कौन से वायरस देखने को मिलते हैं। तो देखिए पूछ ले यदि आपसे, तो डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें आपके 3 बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस याद रखने हैं। T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज और ऐसा जो लैम्डा बनता है ना, तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ये आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए विषाणु के प्रकार हैं। फिर आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब जिसमें केवल एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जिस विषाणु में, तो उसका होता है ए आपका, ठीक है, 174 बैक्टीरियोफेज। और सबसे ज़्यादा जो रोग उत्पन्न करते हैं मनुष्यों में, तो यदि पूछ लें तो वो होते हैं आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, कोरोना वगैरह, ये सब आपके इसी के वायरस होते हैं। फिर आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है, इसमें केवल एक होता है, अतिसार, जिसे डायरिया कहते हैं, और रोटो वायरस इसको कहा जाता है, डायरिया अर्थात उल्टी दस्त, ठीक है। तो ये आपके प्रकार हो गए। अब देखिए यहाँ पर विषाणु के प्रकार, तो जो विषाणु हैं वो परपोषी होते हैं, ठीक है। तो परपोषी प्रकृति के आधार पर वायरस जो है वो 3 प्रकार के होंगे, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। तो अभी आपको बताया कि विषाणु जो होते हैं इनमें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आरएनए, डीएनए। तो पादप विषाणु, इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होगा वो केवल आरएनए होगा। इसका एग्जाम्पल टीएमवी वायरस हो गया। फिर आपका जंतु विषाणु, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस। इसके बाद बैक्टीरियोफेज, तो इसमें केवल आपका जो है डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है, जैसे T2 फेज वायरस अभी आपको बताया, T4 वायरस हो गया, लैम्डा वायरस हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब विषाणुओं में प्रजनन यदि पूछ लें, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, तो इनमें आपका जो है गुणन यानी मल्टीफिकेशन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। इनकी जो है वृद्धि मतलब जो है इनमें मतलब जिस आकार और रूप के होंगे उसी आकार के रहते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विषाणु निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। तो निर्जीव होने के क्या लक्षण हैं और सजीव होने के क्या लक्षण हैं, देखिए। तो ये कोसा के रूप में नहीं होते, मतलब जब कोसा के रूप में नहीं होंगे इसका मतलब है कि ये बाहर पड़े हुए हैं, इनको कोई कोशिका नहीं मिली है, जब तक ये शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते किसी के, चाहे अब जीव हो, कोई भी सजीव जगत का प्राणी हो, ठीक है, चाहे हाथी ले लें, कुत्ता ले लें या फिर आपका मनुष्य ले लें, तो जब तक उसके अंदर प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक ये बाहर पड़े रहेंगे और इसमें कोसा नहीं होगी, अर्थात निर्जीवता को दर्शाएंगे। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक रख सकते हैं। उपापचयी क्रियाओं में ये भाग नहीं लेते हैं, श्वसन इनमें नहीं होता। जब ये निर्जीव है तो श्वसन कहाँ से होगा, ठीक है। फिर सजीव के लक्षण क्या होंगे, न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होगा, मतलब गुणित होते जाएंगे, यह किसी जीवित कोशिका में पहुँचते ही सक्रिय हो जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। इनका आकार और रूप निश्चित होता है, उत्परिवर्तन इनमें पाया जाता है। अब विषाणुओं से लाभ देखिए क्या लाभ होते हैं। तो विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों के इसमें गुण होते हैं, इस कारण इसका उपयोग जैव विकास में किया जाता है। विषाणु की सहायता से जल को खराब होने से बचा सकते हैं। आपका जो बैक्टीरियोफेज है ये जल को मतलब दूषित होने से रोकता है। यह नील हरित शैवालों की सफाई करने में भी सहायक। तो ये तो उपयोगी विषाणु हो गए। अब विषाणु से हानि होती है, क्या हानि होती है, तो विषाणुओं से पौधों में भी रोग हो जाते हैं और आपके मनुष्यों में भी विभिन्न तरह के रोग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग। पहला जो इम्पोर्टेंट रोग होता है वो तंबाकू का मोजेक रोग, इसी से आपके जो है मतलब विषाणु की खोज हुई थी। तो टोबैको मोजेक डिसीज इसको कहते हैं। तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोजेक वायरस है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इससे आपका जो पौधा होता है उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ छोटी हो जाती हैं। पत्तियों में उपस्थित जो हरित लवक होता है क्लोरोफिल वो नष्ट हो जाता है और वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो रोग से प्रभावित जो पौधे हैं उनको काट कर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए। फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए, मतलब जैसे तंबाकू में रोग होने लगा है तो अब तंबाकू की फसल ना बो करके किसी और फसल को यहाँ पर बोना चाहिए। रोग निरोधी प्रजाति को बोने में जो रोग निरोधी प्रजाति के बीज होंगे उनको बोने में प्राथमिकता यहाँ पर देनी चाहिए। दूसरा रोग होगा आलू का मोजेक रोग, मतलब जो आलू की पत्तियां हैं वो भी सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं। इसका जो वायरस होता है वो पोटैटो मोजेक वायरस X होता है। इस रोग से पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें चितकबरापन मतलब इस प्रकार के धब्बे धब्बे से आ जाते हैं और बौनापन आ जाता है।
इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो पौधों को इकट्ठा करके, जो इस रोग से प्रभावित पौधे हैं उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए। नेक्स्ट है बंची या कहीं कहीं बंकी टॉप ऑफ बनाना मिलता है। तो इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस आई होता है। इस रोग से केले के पौधे बौने हो जाएंगे और जो व्रंत होते हैं उन पर धानियाँ पर्णहरित रहित और सभी पत्तियां शिखर पर एकत्रित हो जाती हैं। तो ये जो है आपके विषाणु से होने वाले पादप रोग हैं। अब हम देखेंगे विषाणुओं से होने वाले मनुष्यों में रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसकी एक आपको ट्रिक भी बना दी है ताकि आप यदि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए विषाणु से होने वाला कौन सा एक रोग नहीं है या फिर है, तो आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 13 रोग बताएंगे जो विषाणु के माध्यम से फैलते हैं। इससे पहले जब हमने आपको जीवाणु पढ़ाया था वहाँ पर जीवाणुओं से होने वाले रोग भी पढ़ा दिए थे, ठीक है, उसकी भी हमने आपको ट्रिक बताई हुई थी। इसकी ट्रिक हो जाएगी थोड़ी सी जटिल टाइप की है, लेकिन एक दो बार यदि आप पढ़ते हैं तो आसानी से याद रहेगी। ट्रिक क्या रहेगी, रेखा हमें हिट और ऐड करके पोएचे छोड़ गई। हिट किया और ऐड किया, ठीक है, तो रेखा हमें हिट और ऐड करके पोएचे छोड़ गई। इसका मतलब है आपकी रेखा में रे से हो जाएगा रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, हा से हो जाएगा हर्पीज, मैं से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। फिर इसके बाद हिट में क्या आ गया, टा से हो जाएगा टेक्रोमा, और यहाँ साइलेंट रहेगा। ऐड में ए से एड्स हो जाएगा, डा से डेंगू हो जाएगा, करके आपका जो है साइलेंट रहेगा। पो से हो जाएगा पोलियो, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, चे से हो जाएगा चेचक, और फिर यहाँ पर छो है तो छो से छा से हो जाएगा आपकी छोटी माता, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या दिया है आपका छोड़ गई गलसोत, गई से गलसोत, ठीक है। तो इतने आपके 13 आपके जो रोग हैं ये विषाणु से होते हैं। अब इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है ये देखेंगे। तो रेबीज से प्रभावित अंग है संपूर्ण तंत्रिका तंत्र आपका, और ये कौन से वायरस से होता है, तो रेब्डो वायरस से होता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, जीभ बाहर निकालता है, टंग, ठीक है। खसरा जो होता है इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। एक खसरा रोग मोरविली वायरस से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा रोग किस वायरस से होता है। इससे शरीर पर लाल दानी पड़ जाती है। हर्पीज आपकी त्वचा में होता है, मतलब हर चीज़ हम कहाँ लगाते, त्वचा में ही तो लगाकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे याद रहेगा हर्पीज त्वचा, हर्पीज वायरस से त्वचा में सूजन हो जाती है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क प्रभावित होता है रेब्डो वायरस से, इसमें तेज बुखार आता है। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत मोरविली वायरस से, इससे आपका जो पेशाब है पीला आना, आँख और त्वचा पीली हो जाती है। नेक्स्ट है टेक्रोमा, ये पूछा गया था पिछली बार वर्ग 2 में, इससे प्रभावित अंग पूछा गया था, तो आँख होती है। मोरविली वायरस से आँख लाल होना, आँखों में दर्द होना। एड्स से संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली, HIV वायरस से होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डेंगू, डेंगू से संपूर्ण शरीर, सिर और जोड़, यह जो है डेंगू अरबो वायरस से होता है, इससे आँखों, पेशियों, सिर और जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट है आपका पोलियो, पोलियो से प्रभावित अंग है गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान, पोलियो वायरस से होता है। ज्वार बदन में दर्द, ज्वर होगा यहाँ ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट होना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, मिक्सो वायरस से होता है, इससे छींक और बेचैनी होती है। नेक्स्ट है आपका चेचक, चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तो आप क्या करिए, जो एक जैसे लक्षण दर्शा रहे, जैसे इन 3 जो आपके रोग यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो चेचक, ये वेरियोला वायरस से तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। छोटी माता भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, वेरियोला वायरस से ये भी होती है। इसमें हल्का बुखार और शरीर पर पित्तिकाएँ बन जाती हैं। गलसोद आपका पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, वेरियोला वायरस से ही होता है। और ज्वर के साथ में मुंह खोलने में यहाँ पर कठिनाई होती है। तो ये आपके जो इतने 13 रोग हैं ये आपके वायरस से, ये आपके विषाणु वायरस से होते हैं। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस वायरस से होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।